स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी और सेल्फ में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, और वह हमारा टॉपिक है क्या, विकास और अधिगम संबंध। तो विकास और अधिगम संबंध से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम आज जो है डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, जो आपके हाल फिलहाल के वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं, मतलब लोअर क्लास की इसमें बात की जा रही है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो आपको बताना है कि जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की पद्धति होती है वह मूल रूप से किस पे आधारित होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, इन दिए गए ऑप्शंस में जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो लोअर क्लास होते हैं उनमें शिक्षण की खेल पद्धति उसी पे आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चे सामान्यतः बाल्यावस्था में होते हैं, ठीक, और बाल्यावस्था में उनको खेल के माध्यम से शिक्षा में रुचि पैदा करना जो है हमारी प्राथमिकता होती है। तो बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलने में रुचि लेते हैं, और इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो खेल के साथ जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बच्चों का एग्जाम्पल लिया गया है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा जो है, जो दूसरा बच्चा है वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो है अपनी मदर टंग, मतलब कि अपनी मातृभाषा में जो है उस भाषा को सीख रहा है, और दूसरा जो है एक द्वितीय भाषा के रूप में उस भाषा को सीख रहा है, ठीक है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो इन दोनों में किस प्रकार की एक त्रुटि हो सकती है उसको आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है विकासात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इसमें त्रुटि किस प्रकार की हो गई, विकासात्मक तरीके की, ठीक। देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। तो जो मातृभाषा में सीख रहा है तो उसको तो सीखने में आसानी होगी, लेकिन जो द्वितीय भाषा के रूप में उसी भाषा को सीख रहा है उसको थोड़ी सी कठिनाई होगी, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के सीखने में क्या होगा, दोनों के सीखने में जो है भिन्नता हमको देखने को मिलेगी। एक जो है जल्दी सीखेगा और दूसरा जो है उसको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि दो स्टूडेंट से एक की मदर टंग जो है वो हिंदी है और दूसरी की मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, ठीक। लेकिन जिसकी मदर टंग जो है इंग्लिश है वो जो है हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी खुद ही मातृभाषा जो है वो हिंदी है वह उसी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि हिंदी को ही सीखने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी भाषा जो है मातृभाषा हिंदी है तो वो तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन जिसकी भाषा मातृभाषा इंग्लिश है वह द्वितीय भाषा के रूप में अगर हिंदी सीख रहा है तो उसमें क्या आएगा, उसको टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में जो है वो टाइम लगेगा। तो वही जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच में विकासात्मक त्रुटि की संभावना देखी जा सकती है। मतलब कि पहला बच्चा अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है तथा दूसरा बच्चा विकास के द्वितीय चरण में है, ठीक है। और दोनों के सीखने की प्रक्रिया और गति में भिन्नता हो सकती है, दोनों के सीखने की प्रक्रिया और गति में भिन्नता देखने को हमको मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों को सही तरीके से सूचित करता है या बताता है, ठीक है। तो विकास और अधिगम को सही तरीके से सूचित करना या बताने वाला कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखिए, विकास एवं अधिगम। विकास एवं अधिगम
अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, ये बात सही है। ज्यों जो डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से जो लर्निंग प्रोसेस है, मतलब कि जो अधिगम है, उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के साथ ही जो है लर्निंग, मतलब कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं विकास और अधिगम में? तो पहला पॉइंट ये है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन प्रयत्न चलती रहती हैं। ठीक है, तो विकास और अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो मरते दम तक चलता रहता है, और विकास भी। ठीक है, तो विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है, ठीक है, जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, मतलब कि उच्च कोटि के व्यवहारिक गुण उसमें देखने को मिलते हैं ज्यों ज्यों उसका डेवलपमेंट होता है, ज्यों ज्यों उसका विकास होता है। ठीक है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह डेवलपमेंट के साथ होता है बच्चे के। ठीक, तो विकास और अधिगम दोनों क्या है? अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है विशेष आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या है? तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप। तो 6 से 11 वर्ष के जो आयु वर्ष के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बात सही है। सीखने में स्वायत्तता की, मतलब कि वो स्वयं से जो है चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, तो सीखने में स्वायत्तता, ये भी बात सही है। क्रिया आधारित, ठीक है, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, ये भी सही है। इंटरडिपेंडेंट लर्निंग प्रोसेस हो, ठीक है, कार्य करके जो है सीखने की जो प्रवृत्ति है। ठीक, तो क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की बात, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सही सभी जो है आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो 6 से 11 वर्ष आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता का मतलब है कि उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप होती है। सामाजिकता का विकास होता है, मतलब अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उनके साथ कैसा बोली व्यवहार होना चाहिए वो चीज़ भी देखने को मिलती है। क्या? 6 से लेकर 11 वर्ष के आयु के बालकों में। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बच्चों को सीखने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बच्चा जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, भय के जो है वो प्रश्न पूछ सके। तीसरा, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब कि जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उनको कार्य करके दिखाएं उसको, और फिर बताएं कि ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 6 से 11 वर्ष के बालकों को सिखाना चाहिए। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र क्या होगा? जो अधिकांश कार्य अगर अपने आप वो कर रहा है तो आत्मनिर्भर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इस तरह के जो थिंकर्स हैं उनका भी नाम जरूरी याद रखिए। जो थॉर्नडाइक हैं उनके अनुसार, तो थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी थॉर्नडाइक के जो अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने की उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाएगा, और साथ ही कार्य को स्वयं करने से बच्चे में आत्मनिर्भरता भी आती है। अगला प्रश्न, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विकासात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों जिसमें कि विभिन्न अवस्थाओं के बालक शामिल हों कि कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना,
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है। अगला प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ठीक है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो यहाँ पे बात की जा रही है नर्सरी कक्षा की। तो सबसे अच्छा जो विषय वस्तु है शुरुआत करने के लिए वो है मेरा परिवार, जो मतलब कि जो उसकी जो फैमिली होती है वो। तो देखिए, नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः जो है वो 3 से 5 या 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और यह जो अवस्था होती है शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है तथा उसका सामाजिक विकास शून्य होता है। उसका जो सामाजिक विकास होता है वो शून्य होता है। अतः इस अवस्था के लिए विषय वस्तु मेरा परिवार, क्या मेरा परिवार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। फिर से देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। क्या यह सही है? जी नहीं। बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या? बचपन सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच में संबंधों का सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। जी नहीं। अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, ये है। ठीक है, तो जो इंटरडिपेंडेंसी है विकास और अधिगम का, वो हमने जो है पिछले के प्रश्न में भी देखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये प्रश्न भी फ्रेम किया गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों में यह मांग करता है कि वे, ठीक है, शिक्षकों में क्या मांग करता है? कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। जी नहीं। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं कि जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र तक हो। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ठीक, इनको एक बार फिर से देखिए। क्या मांग करता है? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, एडॉप्टेशन करें। ठीक है, तो यह संबंधित था विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एक 12वां हमारा वीडियो। ठीक, इससे पहले हम 11 वीडियो ला चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये कंप्लीट कराई जाएगी आप लोग को, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।